नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, प्लैंक का अपर्दन सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो जर्मनी के वैज्ञानिक वाल्टर प्लैंक के बारे में। इससे पहले मैंने डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत बताया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्लैंक के सिद्धांत के बारे में। आखिर डेविस के सिद्धांत में क्या कमियां रह गई थी, अर्थात उनमें कौन से सुधार वाल्टर प्लैंक करते हैं, और अर्थात डेविस के जो अपर्दन चक्र का सिद्धांत था उसमें कुछ त्रुटियां होने की वजह से वाल्टर प्लैंक अपना सिद्धांत लेकर के आते हैं। उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कोशिश की है और उनमें कौन से इन्होंने संशोधन बताए थे। वाल्टर प्लैंक के जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1924 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि इससे पहले जब मैं डेविस का सिद्धांत बता रहा था तो उन्होंने डेविस ने बताया था कि किसी भी जो भी कोई मतलब अर्थात माउंटेन वगैरह होते हैं, पर्वत अर्थात उच्चावच वगैरह जो होते हैं, तो उनकी जो 3 स्टेजेस उन्होंने बताई थी। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो कोई भी माउंटेन होता है स्ट्रक्चर पहले उसकी बनती है, फिर उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद हम देखेंगे तो उसकी स्टेजेस होती हैं। अर्थात सबसे पहले वो किसी माउंटेन का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर क्या होगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद में क्या होंगे, उसकी स्टेजेस वगैरह बनेंगी, जीर्णावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे मैंने बताया था। तो उनकी और अर्थात डेविस और प्लैंक के अगर जो दोनों को तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करते हैं तो हमें देखने को ये मिलता है। डेविस ने बताया था कि जो कोई भी पर्वत है वो अचानक से ऊपर उठता है, फिर उसमें क्या होती है, अनाच्छादन की क्रिया शुरू होती है। अर्थात पहले किसी पर्वत का निर्माण हो जाता है, फिर उसमें अनाच्छादन की क्रिया शुरू होती है। इसको आप देखेंगे तो इसको जो वाल्टर प्लैंक है उन्होंने इसको पूरी सिरे से नकारा। उन्होंने बताया कि जब कोई भी अर्थात किसी पर्वत का या किसी उच्चावच जब कोई ऊपर उठेगा तो सीधी बात है कि जब ऊपर उठने की वजह से बाद उसमें अनाच्छादन की प्रक्रिया नहीं होगी, वो उसका अर्थात वो ऊपर उठता रहेगा और उसमें अनाच्छादन होता रहेगा। अर्थात अनाच्छादन उसके पूरे ऊंचाई तक जाने का इंतजार नहीं करते, दोनों प्रक्रियाएं आपस में चलती रहती हैं, ये इन्होंने बताया। फिर जिस स्मूथली तरीके से डेविस ने बताया कि पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, फिर क्या होगा कि एक संप्राय मैदान बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जिस तरीके से आप देखेंगे तो चक्र शब्द का जो प्रयोग डेविस करते हैं तो उनको ये कहते हैं कि ये चक्र जरूरी नहीं है कि जो चक्र है वो पूरा ही हो, वो चक्र अधूरा भी रह सकता है। और उसकी कह सकते हैं कि सब कुछ डिपेंडेंट होता है, जो टेक्टोनिक जो फोर्सेस हैं उन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए ये पर्वत है, ये पर्वत किसी भी तरीके से अर्थात आंतरिक बलों की वजह से ऊपर की ओर उठ गया, जैसे अंतर्जात बल जैसे लगे तो ऊपर की ओर उठ गया। उठने के बाद में जैसे मैंने बताया कि अनाच्छादन की प्रक्रियाएं होती हैं, तो अनाच्छादन की प्रक्रियाएं हुई और ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये डाउन हो जाएगा। अर्थात इसके नदियां वगैरह क्या करेंगी, इसमें अपर्दन करना शुरू करेंगी। अपर्दन करते करते वो उसको क्या करेंगी, एक प्लेन बना देंगे, अर्थात एक मैदानी रूप में उसको फिर एक बराबर कर देंगी। ऐसा सही भी है, लेकिन इसमें जिस तरीके से इन्होंने स्मूथली डेविस ने बताया था उसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, तीनों प्रोसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर जो आप देखेंगे उसकी जो स्टेजेस इन्होंने बताई थी उसमें चेंजेस होता है। स्टेजेस का मतलब कि जैसे ये कोई पर्वत है, इसमें ये इसका जो उन्होंने कर्व बताया, इसको कर्व की तरीके से देखिए। उन्होंने बताया था कि कुछ इस तरीके से होता है, फिर ये क्या होता है, ये अपनी अंतिम अवस्था में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अंतिम अवस्था आने के बाद भी क्या होगा कि हो सकता है आंतरिक बल बीच में फिर सक्रिय हो जाएं और ये कर्व जो इस तरीके से नीचे की ओर जा रहा था हो सकता है अचानक से फिर ऊपर उठ जाए। तो ये बलों के ऊपर डिसाइड होता है कि वो कैसे बल कार्य करते हैं, अर्थात जो नीचे के फोर्सेज हैं वो कितना कार्य करते हैं और ऊपर के अनाच्छादन की प्रक्रिया कौन ज्यादा कार्य कर रही है, कौन एक दूसरे के ऊपर हावी है, अर्थात अनाच्छादन की प्रक्रिया हावी है या फिर आप देखेंगे तो आंतरिक बल हावी है। जो हावी होगा उसी तरीके से उसका देखेंगे तो वही उसके हमें असर देखने को मिलते हैं, जो हावी होगा उसी के असर हमें देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने ये बताया, लेकिन डेविस ने बिल्कुल इसको स्मूथली बता दिया कि ये तीसरी अवस्था आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन और भी इन्होंने कुछ, अब हम पूरी तरीके से प्लैंक के आप देखेंगे, वाल्टर प्लैंक के बारे में हम देखेंगे इन्होंने बताया क्या था। 1924 में अपनी पुस्तक डाई मॉर्फोलॉजिस से एनालिसी, ये दरअसल जर्मन वैज्ञानिक थे, तो इनके जो शब्द आपको मिलेंगे वो जर्मन भाषा में मिलेंगे, तो इनको आप याद करने में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन आप इनको याद करिए। अब मैं आपको उसकी हिंदी मीनिंग भी आपको बताऊंगा। तो डाई मॉर्फोलॉजी से एनालिस
नाम से अपनी पुस्तक में अपर्दन चक्र सिद्धांत प्रस्तुत किया एवं डेविस के सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया। अर्थात डेविस के सिद्धांत का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। डेविस ने 1899 में दिया था, इन्होंने 1924। इन्होंने बताया कि उत्थान के आरंभ से ही अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इन्होंने क्या बताया कि जब भी उत्थान होता है वहीं से क्या होता है, अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हाँ, इनकी जो प्रारंभिक अवस्था अर्थात इंड्रम्फ इन्होंने जो बताया था उसमें यह हमें देखने को ये मिलता है कि नदियां वगैरह, घाटी वगैरह का निर्माण उतनी जल्दी नहीं हो पाता है, इसलिए वायु के द्वारा और भी जो छोटे मोटे कारकों की वजह से अपर्दन होता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, अपर्दन की क्रिया उत्थान से ही प्रारंभ हो जाती है। ये मोस्ट लाइन है, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब, अर्थात डेविस और वाल्टर पेंक का जब तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करेंगे तो ये बात सामने आएगी कि उत्थान के प्रारंभ से ही अपर्दन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जो डेविस ने बताया था कि उत्थान तेजी से हो जाता है, फिर उसमें आप देखेंगे तो अपर्दन होता है। उन्होंने बताया कि उत्थान तेजी से होता है, इन्होंने बताया उत्थान धीरे धीरे होता है। अब आप इस फिगर को देखिए, ये एक ग्राफ के जरिए मैंने बताने की कोशिश की है जो इनका सिद्धांत है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया है, जो ये नीचे का जो लाइन है ये दिखा रहा है समय को, और जो ये दिखा रहा है ये ऊंचाई, हाइट को दिखा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो ग्राफ है, ये वाली लाइन ये ऊंचाई दिखा रही है, और ये जो नीचे का है ये क्या कर रहा है, समय को दर्शा रहा है। तो दोनों में आप देखिए, इनकी जो हम स्टेजेस को समझेंगे तो इनको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। अर्थात इन्होंने बताया कि किसी भी अर्थात लैंडस्केप का जो निर्माण होता है वो उसमें 5 स्टेजेस होती हैं। 5 स्टेजों की इनको बात की तो 5 स्टेज कौन सी हैं? पहले इन्होंने बताया था, उसको बोला प्राइमर रम्फ। प्राइमर रम्फ क्या है? ये अर्थात प्राथमिक अवस्था। प्राइमर रम्फ दरअसल जर्मन वैज्ञानिक थे तो भाषा जर्मनी यूज किए हैं, तो लेकिन सिद्धांत उन्हीं का है, तो हमें जर्मन भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान अर्थात कहें कि शब्दों को समझना जरूर पड़ेगा। दूसरा इन्होंने जो मुख्य रूप से बताया अर्थात भूदृश्य का विकास, अर्थात जो भूदृश्य अर्थात पूरी जो लैंड फॉर्म है उसका जो विकास होता है उसको इन्होंने बताया इंट्विक्लुंग। इंट्विक्लुंग को आप देखेंगे जर्मन भाषा में, जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, इसकी मीनिंग आएगी विकास। आप देखिए इसमें लिखा हुआ इंट्विक्लुंग। इंट्विक्लुंग को जब आप नीचे जब आप करेंगे तो इसमें आ जाएगा विकास लिख करके आएगा। इंट्विक्लुंग मतलब क्या होता है? विकास होता है। आप गूगल ट्रांसलेटर पे जाइएगा, उसमें आप इंट्विक्लुंग टाइप कीजिएगा और एक तरफ हिंदी और जर्मन लगा दीजिएगा। जर्मन से हिंदी जैसे आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको लिख के आएगा विकास। अर्थात कि ये विकास की अवस्था है, अर्थात भूदृश्य के विकास की अवस्था, इसको उन्होंने बताया इंट्विक्लुंग। इंट्विक्लुंग को भी 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। पहला बताया आफस्ती जिंडे इंट्विक्लुंग, दूसरा इन्होंने बताया गलीच फॉर्मिंगे इंट्विक्लुंग, तीसरा बताया इन्होंने आबस्ती जिंडे इंट्विक्लुंग। तीनों हैं, इनको याद रखिएगा, आफस्ती जिंडे, गलीच फॉर्मिंग और आबस्ती जिंडे। अब देखते हैं आफस्ती जिंडे है क्या चीज। आफस्ती जिंडे का दरअसल आफस्ती जिंडे कुछ और नहीं है, अर्थात इसको आप देखेंगे तो असेंडिंग अर्थात आरोही क्रम को क्या बोलते हैं? आफस्ती जिंडे बोलते हैं। ये आरोही क्रम अर्थात इसमें क्या होता है कि कोई पर्वत जो होता है वो धीरे धीरे उसका उत्थान तेजी से होता है, अर्थात आरोही क्रम में आप देखेंगे तो तेजी से ऊपर की ओर उठता है, इसलिए इसको बोला गया आफस्ती जिंडे। दूसरा है गिलिच फॉर्मिंगे। गिलिच फॉर्मिंगे अर्थात एक समतल, अर्थात एक समान, इसको हम कह सकते हैं पैरेलल। तो इसमें आप देखेंगे तो ऊपर का आप देख रहे हैं यूसी है, नीचे का एलसी है। अभी मैं आपको बताऊंगा अपर कर्व लोअर कर्व, तो ये इसकी बात हम करेंगे। ये इससे पहले मैंने डेविस के सिद्धांत में बताया था, दोनों बातें को डेविस की आप पढ़े होंगे तो इनको आप नहीं भूले होंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऊंचाई क्या होती है, लगभग समान होती है। फिर आबस्ती जिंडे जो है, इंट्विक्लुंग जो है उसमें के इसको अवरोही अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर हम बोलते हैं। डिसेंडिंग में अर्थात यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जितनी पर्वतों की ऊंचाई वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। फिर इंड्रम्फ है, इंड्रम्फ का मतलब इंड अर्थात अंत, यही क्या होती है, अंतिम अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है, एक मैदान जैसा बन जाता है। अर्थात ये प्रोसेस किसी अलग जगहों की नहीं हो रही, एक ही स्थान की हो रही है जहाँ पे पर्वत ऊपर की ओर उठ रहा है, फिर उसका धीरे धीरे क्षरण होकर के स्टेजेस में आप देखेंगे तो वो फिर एक समतल मैदान में बदल जाता है। ये सब पूरा कार्य जो होता है वो नदियों के द्वारा या पवनों के द्वारा भी होता है, लेकिन मुख्य भूमिका इनमें नदियों की होती है। नदियां फिर अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, पूरी तरीके से उसको काट देती हैं और ये क्या होता है, समतल मैदान बन जाता है। नदी बहती इसीलिए क्योंकि वो अपने आधार तल को प्राप्त करना चाहती है। नदियां जैसे ही आधार तल को प्राप्त करेंगी प्लेन एक बिल्कुल मैदान में बदल देंगी उसको काट काट करके। तो ये तो हो गई बातें। अब एक एक को जो मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमर रम्फ, आफस्ती जिंडे, गलीच फार्मिंग,
आबस्ती जिंडे इन रंफ जो है इनको हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्राइमर रंफ से। प्राइमर रंफ अर्थात प्राथमिक अवस्था या प्राइमरी स्टेज की बात हम करेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो एक अपर कर्व अर्थात इस अवस्था में नदी घाटी आदि नहीं दिखते हैं। प्राथमिक अवस्था में नदी घाटी, क्योंकि तुरंत कोई अगर जो ऊपर की ओर अर्थात जब कोई भूदृश्य अर्थात कोई पर्वत ऊपर की ओर उसका बनने की प्रारंभिक अवस्था है तो उसमें नदियां वगैरह आपको तुरंत आपको उसमें नहीं दिखती हैं। नदियां नहीं दिखती इसलिए अर्थात इसमें नदियां आदि हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें उत्थान बहुत तेजी से होता है। अर्थात उत्थान होता तो है, तेजी से होता है, लेकिन जिस तरीके से डेविस बताए थे उस तरीके से इसमें उत्थान नहीं होता है। डेविस ने बताया कि उत्थान बहुत ही तेजी से होता है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं होता है, उत्थान इसमें होता है। फिर आफस्ती जिंडे इंटुक्लुम की हम बात करेंगे तो एक यूसी एवं एलसी ऊपर उठते हैं। अब आइए एक बार फिर से हम देख लेते हैं यूसी और एलसी होते क्या हैं। मान लीजिए जैसे ये कोई पर्वत है, ये कोई पर्वत है और ये कोई नदी, यहां पे कोई नदी बह रही है। यहां पे क्या हो रही, कोई नदी बह रही है। ये क्या नदी है, ये नदी की घाटी है। तो नदी सीधी बात है बह रही होगी तो नदी यहाँ पे बहेगी तो नदी का एक सबसे निचला स्थान होगा जहाँ पर बिल्कुल नदी की तली कह सकते हो, जो नदी का बिल्कुल सरफेस एरिया कह सकते हैं वो होगा, वो वाला कर्व। और एक जो पूरा पर्वत है अर्थात जो आप उच्चावच अर्थात जो आप लैंडस्केप देख रहे हैं वहाँ पर एक पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान जो है उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोल देंगे यूसी अर्थात अपर कर्व, नीचे वाले को एलसी अर्थात लोअर कर्व। इन दोनों के बीच की जो आप देखेंगे जो अर्थात ऊंचाई है इसको हम बोल देंगे सापेक्षिक ऊंचाई, सापेक्षिक ऊंचाई बोल देंगे। और सर्वा जो ऊपर अपर कर्व जो ये मैंने बताया है ये यूसी वही है और नीचे का लोअर कर्व है। इनके बनने की प्रक्रिया के दौरान यूसी नीचे वाला एलसी है और इनको आप याद रखिएगा। सापेक्षिक ऊंचाई था दोनों के बीच में, सापेक्ष के बीच में ऊंचाई है कितनी, आता सापेक्षिक ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर है, 400 मीटर है, कौन ऊपर उठ रहा है कौन नीचे जा रहा है, इनको आप याद रखिएगा। सापेक्षिक ऊंचाई तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। सापेक्षिक ऊंचाई तो ये लोअर कर्व नदी की घाटी है। इससे पहले डेविस के वीडियो मैंने बताया था ये एलसी है और ऊपर वाला यूसी है, तो इनको आप याद रखिएगा एलसी और यूसी को। यहां से क्या होता है कि ये अपर्दन की प्रक्रिया यहाँ से जैसे ही पर्वत का निर्माण होता है अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ लिया था। इसमें ये देखते हैं यूसी एवं एलसी ऊपर उठते हैं अर्थात यूसी और एलसी क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं। नदियों की घाटियां गहरी होती हैं अर्थात जब नदियों का जब पर्वत ऊंचा होगा तो नदियों में तीव्रता आएगी अर्थात पानी का और इसमें नदी में आएगा तो नदियों के जो एलसी है ये भी, क्योंकि सीधी बात है पूरा पर्वत जो है ये ऊपर की ओर उठ रहा है तो ये ऊपर उठेगा तो मान लीजिए पहले इसकी दूरी 300 मीटर थी, अब ये ऊपर उठ जाएगा तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 400 मीटर हो जाएगी और ये भी क्या होगी 600 मीटर हो जाएगी, 500 थी तो ये क्या होगा, ये भी ऊपर उठ रहा है, ये भी ऊपर उठ रहा है सब अर्थात यूसी एवं एलसी अर्थात देखिए ये यूसी हो गया ये एलसी हो गया, दोनों क्या हो रहे हैं ऊपर की ओर उठते चले जा रहे हैं। तेजी से स्थलखंड का उत्थान होता है अर्थात जो यूसी अर्थात स्थलखंड का ऊपरी हिस्सा या पूरा ओवरऑल को ले लीजिए स्थलखंड को, ये क्या होगा तेजी से ऊपर की ओर उठ रहा है। देखिए ये आप देखिए यहाँ से जो ये आ रहा है यहाँ से तेजी से खूब तेजी से ऊपर उठना शुरू कर देता है, तेजी से उठता है। सापेक्षिक ऊंचाई बढ़ती है अर्थात देखिए इन दोनों के बीच में आप देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बताया था ये वाला हिस्सा एक हो गया, ये कोई पर्वत है और ये नदी की घाटी है तो ये जो दिखा रहा है ये एलसी है, ये क्या है यूसी है। एलसी और यूसी के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊंचाई मान लीजिए कितनी है, यहाँ पे मान लेते हैं 300 मीटर है तो क्योंकि ये दूरी क्या है कम है, लेकिन जैसे से आगे जाएंगे ये दूरी क्या हो गई बढ़ गई तो अर्थात यहाँ की दूरी कितनी हो गई 500 मीटर हम मान लेते हैं। तो यूसी अर्थात सापेक्षिक ऊंचाई क्या है, यूसी और एलसी के बीच की जो ऊंचाई है वही सापेक्षिक ऊंचाई है। यह क्या होगी दोनों के बीच की सापेक्षिक ऊंचाई बढ़ जाएगी अर्थात यूसी और एलसी के बीच की ऊंचाई जो है वो बढ़ेगी और दोनों के बीच में अब ये देखिए ये वाला कर्व ऊपर जा रहा है, ये सापेक्षिक ऊंचाई दोनों की बढ़ती चली जा रही है। तो अर्थात आफस्ती जिंडे अर्थात जो असेंडिंग ऑर्डर अर्थात आरोही क्रम है इसमें आप देख सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल बताया वैसे ही ये कुछ स्पेशल है नहीं, जो इन्होंने बताया है ये आप हिंदी भाषा में अर्थात जब इसको आप हिंदी में लिखेंगे आरोही क्रम एक समान अवरोही अंतिम अवस्था तो आपको काफ़ी आसान लगने लगेगा। लेकिन अगर जब कोई परीक्षा में आपको इससे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ इन्हीं को आप यूज करें, इंटुक्लुम यूज कीजिएगा
आफस्ती जिंदे, ग्लिच फॉर्मिंग, आबस्ती जिंदे, इंड्रम्फ, प्राइमरम्फ, इन सबको आप यूज कीजिएगा। फिर आइए हम देखते हैं गलीच फॉर्मिंगे इंट्रिकुलम। तो गलीच फॉर्मिंगे भूदृश्य विकास अर्थात एक समान भूदृश्य विकास हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो आइए वो गलीच फॉर्मिंगे इंट्रिकुलम है। उत्थान एवं अपर्दन लगभग समान होती है। ये देखते हैं, ये जितना अर्थात ये पर्वत है, ये जितना ऊपर उठ जाता है उतना इसका अपर्दन कर दिया जाता है। अब इसमें इसकी ऊंचाई पर अपर्दन कौन करता है? इसमें जब बारिश होगी, बारिश होने पर क्या होगा? बारिश होने पर सीधी बात है उसके पर्वतों के, आप किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे तो बारिश होने पर क्या होता है, धीरे धीरे उसका अपर्दन होना शुरू हो जाता है। और अपर्दन होने के बाद में ऊपर ऊपर की चोटी भी क्या होती, धीरे धीरे कटती रहती है, लेकिन ऊपर से भी और वो उठती रहती है। अर्थात इसमें देखेंगे उत्थान एवं अपर्दन दर, अर्थात उत्थान एवं अपर्दन समान होने के कारण ये इसको हम एक समान कहते हैं। देखिए यहाँ पे उत्थान दर और अपर्दन एक समान है। और नीचे की आप देखेंगे तो एलसी भी है, यूसी आप देखिए बिल्कुल नीचे के पैरेलल दिख रहा है। ये क्या लगभग पैरेलल दिखता है शुरुआती स्टेज में, यहाँ पे आप देखेंगे लगभग पैरेलल दिखता है। पर्वतों की चोटियों का अपर्दन तेजी से होता है। अभी मैंने बताया कि पर्वतों की चोटियों का अपर्दन तेजी से होता है, इसीलिए ये कर्व और ऊपर की ओर ना जा करके इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि अपर्दन नहीं होता तो ये और ऊपर जाता, लेकिन अपर्दन भी तेजी से होने की वजह से ये कर्व जो है वो सीधे इसके पैरेलल आ जाता है। पर्वतों की चोटियों का अपर्दन तेजी से होता है। अंत में उत्थापन बंद हो जाता है, सिर्फ कटाव शुरू हो जाता है। आप इसमें देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको हल्का सा निचला दिखेगा, हल्का सा ये, यहीं से क्या होगा अपर्दन, अर्थात जो आप देखेंगे जो फोर्स इसको ऊपर की ओर उठा रहे थे वो फोर्स क्या होंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और उन फोर्सों के कम होने की वजह से क्या होगा कि उत्थान जो है अर्थात किसी भूदृश्य से, अर्थात जो पर्वत है वो ऊपर की ओर उठता जो चला जा रहा है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला। कम इसलिए होगा क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है, अपर्दन वगैरह होता चला जा रहा है। तो आप जो ग्लिच फॉर्मिंगे की लास्ट स्टेज होती है, अर्थात ग्लिच फॉर्मिंगे को भी अब पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम आप देखेंगे तो ये लास्ट में जो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे डाउन होता चला, अर्थात उत्थान बंद अपर्दन शुरू। नदियों की घाटियां गहरी हो जाती हैं, अर्थात जो नदी बह रही थी पहले जब पर्वत बना होगा तब नदियों की घाटी कुछ इस तरीके से होगी, लेकिन नदी काट काट के इसकी घाटी को खूब गहरा कर देती हैं और एक अजीब सी गार्ज जैसा बन जाता है। गार्ज आप देखेंगे नदियों के द्वारा बनाई गई आकृतियों में हम देखते हैं तो एक गार्ज के जैसा ये बन जाता है, काफी गहरा। अर्थात एक नदी खूब गहराई में बचे, जैसे आप जाम्बेजी नदी का बटोका गार्ज देखिए, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि नदी जो है काफी गहराई में बहती है, बहुत नीचे बहती है। और जो ऊपर की ओर आप देखेंगे तो जो आसपास की जो चट्टानें हैं पर्वत वो काफी ऊंचाई पर हैं, अर्थात वो नदी क्या कर धीरे धीरे घाटी को चीरती चली जा रही है और काफी ज्यादा नीचे गहराई में बहती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें आपको बस इमेजिन करनी रहती, ऐसा होता है, बस सब कुछ चीज़ें लगना शुरू हो जाएंगी। क्या आपने कभी पर्वत का बनते हुए नहीं देखा होगा यार, तो आपने नहीं सोचा कि ऐसा है? आपको हर पर्वत की स्टेज आपको देखने को मिल जाएंगे। आप निर्माण देखेंगे तो आप हिमालय को ले लीजिए, अगर जब आप अपर्दन देखना चाहते हैं कि उत्थान बंद हो गया है तो आप तुरंत अरावली को ले लीजिए। तो ये कहने का मतलब आपको सभी स्टेजेस आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बिल्कुल आप समतल मैदान को भी आप ले सकते हैं, तो मैदानी क्षेत्र बन गया, पूरा पर्वत रहा होगा, बिल्कुल क्या टूट टूट के बराबर हो गया। तो ये सब चीज़ें आप देखने को आपको मिल, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर सहारा रेगिस्तान में आप हमाडा का क्षेत्र ले लीजिए, वो आप देख लीजिए, वो बिल्कुल एक बड़े बड़े पत्थर आपको दिखेंगे। वो पत्थर आए कहाँ से, अर्थात वो पत्थर आए कहाँ से? हमाडा के क्षेत्र में पत्थरों का आना यही है कि वो कभी एक पर्वत का हिस्सा रहे होंगे, लेकिन बाद में पवनों ने क्या किया, काट काट के पत्थरों को अलग कर दिया, वहाँ पे एक मैदान बन गया। खैर अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ एक नदी के द्वारा बनाए गए पर्वतों का हम जिक्र कर रहे हैं। नदी के द्वारा जो अपर्दन होता है उसके बारे में देखते हैं। सापेक्षिक ऊंचाई जो है वो समान रहती है। गलीच फॉर्मिंगे में आप देखिए सापेक्षिक ऊंचाई समान रहती है, अर्थात 400 यहाँ पर तो 400 यहाँ पर, 500 यहाँ पर तो 500 यहाँ पर, अर्थात इन दोनों के बीच में डिफरेंस 300 यहाँ पर तो 300 ये भी यहाँ पर। और अगर जो दोनों का डिफरेंस 300 है, यहाँ भी 300, मान लीजिए एलसी की ऊंचाई यहाँ पर कितनी है, 200 मीटर है, 200 मीटर है, और इसकी ऊंचाई यहाँ पर यूसी की कितनी है, 500 मीटर है। तो 500 मीटर यहाँ पर भी रहेगी तो 500 मीटर यहाँ पर भी रहेगी, और इसके बीच में भी दूरी क्या रहेगी, यहाँ पर भी 200 रहेगी। तो 500 मीटर तो क्या हो गया, यहाँ पर सापेक्षिक ऊंचाई बराबर रहेगी। लेकिन अगर जो ये घटती भी है, मान लीजिए इसका जो ऊपर का अर्थात यूसी डाउन भी होता है 300, मान लीजिए यूसी 400 500 से 400 पर आ गया,
तो उसी के सापेक्ष ये भी घट जाएगा 100। मतलब जिस हिसाब से ऊपर की अपर्दन होगा, क्योंकि जब नीचे से ही कट जाएगा, अब जैसे मैं ये पेन लिए हुए हूँ, मान लीजिए मेरे हाथ में क्या है, ये है, अगर जो मैं इसको यहाँ से कट करूँ, यहाँ से, तो ये मान लीजिए मैंने इसको हाथ पे लिया, मेरे हाथ पे, मैं हाथ पे इसको करूँगा तो पूरा का पूरा पेन नीचे आ जाएगा। मान लीजिए जैसे ये मेरे हाथ पे ये पेन टिका हुआ है, मान लीजिए मेरे हाथ पे पेन टिका हुआ, लेकिन जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा पूरा का पूरा ये पर्वत ही नीचे आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये यहाँ की चीज़ भी नीचे आ जाएगी और यहाँ पे, अर्थात ये जो कैप है इसको मान लेते हैं यूसी, और जो ये निचला हिस्सा है इसको मान लेते हैं एलसी। अगर जो ये दोनों हैं, अगर जो मैं अपना हाथ हटाऊँ नीचे से, अगर जो मैं कुछ करूँ तो ये अर्थात नीचे, तो ये पूरा पूरा पेन ही नीचे आ जाएगा। अर्थात ये भी डाउन होगा, ये भी डाउन होगा, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी क्या घटेगी? अगर जो ये पेन इन दोनों के बीच मान लीजिए 10 इंच का डिफरेंस है, तो ये हमेशा 10 ही इंच रहेगा। किस अवस्था में? गेलिच फॉर्मिंगे में एक समान, इसलिए इसको एक समान बोलते हैं। अब इसके बाद की स्थिति को हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं आबस्ती जिंडे इंटिंगलुम। तो आबस्ती जिंडे क्या है? इस अवस्था में यूसी एवं एलसी की ऊंचाई घटती जाती है। अर्थात यूसी धीरे धीरे घटता है, एलसी काफ़ी तेज़ी से, इसका यूसी भी घटेगा, एलसी भी घटेगा। यूसी काफ़ी तेज़ी से नीचे घटता है क्योंकि अपर्दन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, नदियाँ भी खूब तेज़ी से अपर्दन कर रही, दोनों के अपर्दन की वजह से दोनों कर्व नीचे की ओर आने लगते हैं। आबस्ती देखिए आप सबको दिखता है, अर्थात आबस्ती जिंडे का मतलब अवरोही क्रम, इसमें भी क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगते हैं। इस अवस्था में पर्वतों पर गुरुत्व ढाल बनते हैं। गुरुत्व ढाल का मतलब क्या होता है? ये आप कुछ करीब 45 मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये करीब मान लीजिए ये कोई पर्वत, ये सरफेस एरिया है और कोई पर्वत की ढाल कुछ इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से करीब 45 डिग्री पे। और कहा भी जाता है कि कोई भी टीचर को करीब अपने और सामने बताने वालों के बीच में करीब 45 डिग्री का कोण बनाकर चलना चाहिए, तभी आपको जो सामने देखते हैं उनको अच्छे से दिखाई देगा, और पढ़ाने का तरीका भी 45 डिग्री ही है। तो खैर आइए देखते हैं गुरुत्व का मतलब क्या है। अगर जो इस पे क्या है, आप इसमें कोई चीज़ डालेंगे तो क्या होगी, कोई चीज़ लुढ़कते हुए गुरुत्वाकर्षण के नीचे चलती चली आएगी, अर्थात ये इसमें क्या होगा, इसमें गुरुत्व ढाल बन जाते हैं। पर्वतों की जो ढलाने, अर्थात जो ये वाला पोर्शन होता है ये काफ़ी डाउन हो जाता है, और ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। पर्वत करीब इस तरीके से हो जाते हैं, ऊपर से हल्का सा आप देखेंगे गुंबदाकार कैसा बन जाएगा, तो ये क्या होता है, इस तरीके का इसमें स्लोप बन जाते हैं, याद रखिएगा। और इस अवस्था में पर्वतों पर गुरुत्व ढाल बनते हैं और यह शंक्वाकार हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने बताया ना, इस तरीके से करीब शंक्वाकार बन जाते हैं। ये करीब मैंने बताया ना 45 डिग्री, नापेंगे तो 45 ही आ जाएगा, 90 के 45 डिग्री बन जाते हैं। छोटे छोटे टीले बन जाते हैं जिन्हें पेंक ने इंसेलबर्ग कहा है। तो ये इंसेलबर्ग तो हम देखेंगे, मैंने बताया भी है, जब पर्वतों के द्वारा बनाई गई आकृतियों मैंने बताया था, जर्मन वैज्ञानिक थे, इंसेलबर्ग शब्द का प्रयोग किया है। इंसेलबर्ग इन्होंने बिल्कुल वहां से उठा लिया है। कहां से? आप देखेंगे तो पवनों के द्वारा बनाई गई आकृतियों में, पवनों के द्वारा बनाई गई आकृतियों में हम देखते थे कि जब किसी पवनों के द्वारा जब अपर्दन कर दिया जाता है किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में, तब वहां पर क्या होता है, छोटे छोटे उठे हुए टीले हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें इंसेलबर्ग कहते हैं। लेकिन इंसेलबर्ग की बात करेंगे, जो इन्होंने शब्द किया है, ये डेविस के मोनार्ड नाक के जैसे हैं, अर्थात एक छोटे छोटे जो टीले उठे हुए दिखते हैं, उनको इन्होंने इंसेलबर्ग कह दिया है। तो पेंक की भाषा में इंसेलबर्ग है। बाकी आप समझ सकते हैं कि इंसेलबर्ग है या नहीं। इंसेलबर्ग शब्द जो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो पर्टिकुलर रेगिस्तान में बनाए गए जो आकृतियां हैं, अर्थात किसी रेगिस्तानी के क्षेत्र में, रेगिस्तान क्षेत्र में जब पवनें चलती हैं, अपर्दन कर देती हैं, जो चट्टानों को आप देखेंगे तो इस तरीके का कुछ बन जाता है। मान लीजिए ये कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ पे छोटे छोटे ऊँटे हुए टीले दिखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग। छोटे छोटे टीले आपको बीच बीच में दिखने को मिल जाते हैं, उनको इंसेलबर्ग बोला जाता है। लेकिन उसी इंसेलबर्ग के कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे तो डेविस ने इनको यहाँ पर उठा करके रख दिया है, जबकि यह है वही चीज़ें हैं, अर्थात ऊंचे उठे हुए टीले हैं। अंतिम है अंतिम अवस्था, अर्थात इंड्रम्फ में हम देखेंगे तो समतल मैदान का विकास हो जाता है, नदियां पूरे अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, समतल मैदान बन जाता है, सरल रेखी ढाल बनते हैं। तो सरल रेखी ढाल क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सरल रेखी ढाल क्या चीज है? सरल रेखी ढाल हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पर्वत था, ये क्या कोई पर्वत है, ये क्या कोई पर्वत है।
पर्वत है तो सीधी बात है कि अब नदियां हैं तो उसको नदियां इसको धीरे धीरे काटेंगी। नदियां क्या कर रही हैं, ये कोई मान लीजिए नदी इस पर्वत के ऊपर से बह रही है, इस तरीके से नदी बह रही, थोड़ा अपर्दन करेगी, थोड़ा अपर्दन करेगी, इसको काट काट के फिर नदी कुछ क्या करेगी, इसको इस शेप में ले आएगी, इस शेप में ले आएगी, इस तरीके से बहना शुरू करेगी, फिर इसको अपर्दन करेगी, फिर अपर्दन करेगी, फिर क्या करेगी, इसको इस तरीके से ले आएगी। स्लोप बिल्कुल नाम मात्र का रह जाएगा, तो इसको प्रवाह ढाल बोलते हैं। खैर मैं आपको पर्वतों की ढाल पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पर्वतों की ढाल के बारे में बताऊंगा, शंक्वाकार ढाल क्या है, इन सब के बारे में आपको बना दूंगा एक वीडियो ढाल के ऊपर, पर्वतीय ढालों के बारे में। फिर इसके बाद में क्या होगा, नदी और इसको करेगी तो इसको जिस तरफ ढलान ज़्यादा है उस तरफ नदी बहेगी, तो ये क्या करेगी, फिर इस तरीके के बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि एक सरल रेखी ढाल में नदी बहना शुरू कर देगी। पर्वत जो आभासी मान लीजिए इस तरीके से था, ये क्या होगा, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, नदियाँ इस तरीके से बहेंगी, अर्थात एक सरल रेखी ढाल बन जाएगा, बिल्कुल नाम मात्र का ढाल, ये इस तरीके से ढाल के जैसे होगा, नदी इसमें बहेगी, अर्थात पर्वत किसी जमाने में रहा होगा, ये क्या होगा, बराबर बन जाएगा। लेकिन इन्होंने इसमें एक और बताया कि इनमें भी होती प्रक्रिया इसी तरीके से, लेकिन इनमें भी आप देखेंगे तो इसको चक्र, भौगोलिक चक्र जो है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए कितना समय लगेगा एक चक्र को पूरा होने में, इसके बारे में भी विवाद है। इसमें भी आप देखिए पर्यावरणीय दशाएं वगैरह भी इसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदार हैं। पर्यावरणीय दशाओं की भी क्या करती हैं कि किसी पर्वत के बनने में और उस पर्वत के समापन में, अर्थात उसकी स्टेजेस में मुख्य भूमिका निभाती हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप दिल्ली के क्षेत्र में, अर्थात या राजस्थान के क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी को ले लीजिए, वो आप 21 अवस्था में, करीब इसी अवस्था में है और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रही। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर जो मान लीजिए किसी कारणवश टेक्टोनिक प्लेट जिस कंडीशन में अरावली पर्वत श्रेणी बनी थी, अगर जो वही कंडीशन दोबारा ऐसी अर्थात भूमिगत बल कुछ ऐसे कार्य करने लगे जिससे वो अरावली फिर ऊपर उठ जाए, अर्थात क्या हो सकता है कि कोई पर्वत, जीर्णावस्था का पर्वत भी पुनः नवीन अवस्था में आ सकता है और उसमें क्या होगी, फिर से जान आ जाएगी, और जान आने की वजह से क्या होगा, उसमें फिर से वही प्रक्रिया आरंभ होंगी, नदियां वगैरह सब क्या करेंगी, उसमें अपर्दन करना शुरू करेंगे, अपर्दन करने के बाद में फिर वही प्रोसेस चलेगा। अर्थात जरूरी नहीं है कि अपर्दन चक्र पूरे हुए, अर्थात अपर्दन चक्र पूरे नहीं होते हैं। ये पैंक का मुख्य बात थी। पैंक में आप इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस आप देख सकते हैं, लेकिन पैंक के भी कुछ कह सकते हैं कि इन्होंने जो बताया बिल्कुल सत्यता नहीं थी। इन्होंने आप देख लीजिए अनावश्यक जोर दिया गया है यूसी और एलसी पर, अर्थात नदियों के और दोनों के बीच में कर्व की बात कही गई है। लेकिन आपको ऐसा नहीं है किसी पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ एक नदी बहती, कई सारी नदियां बहती हैं, लेकिन इसमें भी कई ऐसा नहीं, इन्होंने बताया बातें सही हैं, लेकिन अगर जब इनके बीच में आप देखेंगे तो अनावश्यक यूसी और एलसी पर जोर दिया गया, अर्थात डेविस की बातों को पुनः दोहराया गया है। डेविस ने जो बातें बताई उनमें कुछ संशोधन किया गया और उसी को ला करके अपना सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दिल्ली में, लखनऊ में, हर जगह की प्रदूषण की समस्या बड़ी गंभीर है। एक वीडियो प्रदूषण पे तो बनता है। तो फिलहाल प्रदूषण को लेकर के भी आप सचेत रहें और प्रदूषण से फैलने वाली चीज़ों को भी आप थोड़ा सा कम अवॉइड करने की कोशिश करें। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक प्रदूषण के बारे में बताऊंगा। बाहर की हवा में इतनी क्यों धुंध सी छाई हुई है, सब तरफ माहौल बिल्कुल ख़राब है, उनके बारे में भी एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। आपको बताऊंगा कि ये समस्या इसी महीने में क्यों आती है, नवंबर के महीने में समस्या क्यों आती है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सब कुछ प्रेशर पर डिपेंड है। अर्बन क्लाइमेट के बारे में भी आपको मैं उसमें हल्का सा जिक्र जरूर करूंगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।